प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th के सब्जेक्ट जीव विज्ञान के इस क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले भी इस विद्यालय के YouTube चैनल पर खनिज पोषण से संबंधित विभिन्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड किए गए थे। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंतर्गत हमने उनको कैसे हल किया जाए, उनका क्या आंसर होता है इत्यादि को हमने एक वीडियो के माध्यम से समझा था। हम आज उसी तरह कुछ और प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और ये सभी प्रश्न पाठों में खनिज पोषण नामक लेसन से रिलेटेड हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किसके लिए बात कर रहे हैं? जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। ये प्रश्न AIPMT में 2003 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। वर्तमान में जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है उसको नीट के नाम से जाना जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उससे पहले पूरे देश में एक मेडिकल टेस्ट होता था और राज्यों के अनुसार अलग अलग उनका स्टेट वाइज PMT टेस्ट होता था, जिसको हम राजस्थान में RPMT के नाम से जानते थे और पूरे भारत के अंदर होने वाले AIPMT कहलाता था। लेकिन वर्तमान में राज्यों में होने वाली प्री मेडिकल टेस्ट को समाप्त कर दिया गया है और केवल AIPMT के द्वारा ही सभी सीट भरी जाती है। उसी AIPMT को नीट के नाम से जाना जाता है। जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको कहते हैं? जो सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न होती है, जैसे लेग्यूम प्लांट और राइजोबियम के मध्य सहज जीवन आपने पढ़ाई होगा, सुना ही होगा। उसमें क्या होता है? जीवाणु के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अवशोषण योग्य नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन होता है, उसको हम जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। खनिज पोषक तत्वों में मोलिब्डेनम एक ऐसा तत्व है जो नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का एक घटक होता है और यही एंजाइम इन सूक्ष्म जीवों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? तांबा। मोलिब्डेनम होता है, तांबा नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत है। मैग्नीज, ये भी आंसर गलत है। जिंक, ये भी आंसर गलत है। और फोर्थ क्या लिखा हुआ है? मोलिब्डेनम लिखा हुआ है, अर्थात मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम का घटक है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? मोलिब्डेनम। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में नाइट्रोजन नहीं होती है? नाइट्रोजन घटक नहीं होता है। तो इसमें पहला दिया हुआ आइडियोब्लास्ट। आइडियोब्लास्ट में नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है। दूसरा सेकंड दिया हुआ है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल है जिसमें पायरोल पाई जाती है, इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तीसरा है इन्वर्टेज एंजाइम। एंजाइम भी एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं और एमिनो एसिड में नाइट्रोजन मुख्य रूप से घटक होती है। पेप्सिन, ये भी एक एंजाइम है। तो 3 नंबर और 4 नंबर एंजाइम में, एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं। एमिनो एसिड में नाइट्रोजन पाई जाती है, उपस्थित होती है। बैक्टीरियल क्लोरोफिल वो होता है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य बैक्टीरिया में करता है।
तो ये भी क्लोरोफिल के समान है लेकिन सरल प्रकार का। तो क्लोरोफिल में पायरोल में नाइट्रोजन उपस्थित होती है। 2 ऑप्शंस 3 और 4 में नाइट्रोजन पाई जाती है जबकि आइडियोब्लास्ट में नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हुआ? 1 नंबर आइडियोब्लास्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, जेई में दूसरा धब्बों का लक्षण किसकी कमी के कारण होता है? ग्रे स्पेक डिजीज हमने एक बार पढ़ी थी। ग्रे स्पेक डिजीज पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है और वो पोषक तत्व कौन सा है? नंबर 1 कॉपर नहीं, जिंक नहीं, मैग्नीज यस, इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीज। और फेरम नहीं होता, क्योंकि एक ही तत्व के बारे में पूछा हुआ तो मैग्नीज इस प्रश्न का राइट आंसर होता है। ये भी प्रश्न AIPMT में 2003 के अंतर्गत पूछा गया। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्हें इन प्रश्नों को बार बार इन एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। सर्वाधिक प्रचुरता का मतलब सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन है लोहा। क्या लोहा सबसे अधिक पाया जाता है यदि हम पादपों के संदर्भ में बात करें तो? नहीं। सेकंड नंबर कार्बन, बिल्कुल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सबसे अधिक पाया जाता है क्योंकि प्लांट बॉडी जो निर्मित होती है वो कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज है, लिग्निन है, कार्बोहाइड्रेट है, हेमीसेल्यूलोज है। पादप का पूरा संपूर्ण भाग है वो इन कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होता है, कार्बनिक यौगिकों से निर्मित होता है। तो इसमें कार्बन सबसे अधिक पाया जाता है। नाइट्रोजन उसकी तुलना में कम पाया जाता है और मैग्नीज बहुत ही कम पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सब आंसर क्या हुआ? कार्बन सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला पोषक तत्व है। ये प्रश्न भी 2004 के AIPMT के एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, सूक्ष्म पोषकों के अभाव में न केवल पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। क्या पूछ रहा है कि जब सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होती तो पादप की वृद्धि प्रभावित होती है, वरना जीवनावश्यक कार्य जैसे प्रकाश संश्लेषण और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन प्रवाह भी प्रभावित होते हैं। नीचे दिए जा रहे 3 तत्वों में से किसी एक वर्ग के तीनों तत्वों प्रकाश संश्लेषण तथा माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन दोनों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इसमें से आपको वो तत्व बताने हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को भी प्रभावित करता है और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो श्वसन क्रिया के अंतर्गत पढ़ते हैं ETS, उसको भी प्रभावित करता है। तो इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा। कैसे समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत भी इलेक्ट्रॉन परिवहन होता है, माइटोकॉन्ड्रियल में भी इलेक्ट्रॉन परिवहन होता है। मुख्य रूप से ETS के बारे में बात करें, प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ होता है या इलेक्ट्रॉन परिवहन कहाँ होता है? हम प्रकाश तंत्र सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन विभिन्न पथ से होता हुआ विभिन्न घटकों से होता है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट तक पहुंचता है, वो इसका इलेक्ट्रॉन परिवहन है। और प्रकाश तंत्र सेकेंड फर्स्ट में यदि कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो या तो NADPH2 द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है या फिर रिसाइकल होता है। नंबर सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की बात करें तो कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रियल में जब ETS जब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से इलेक्ट्रॉन परिवहन होते हुए कॉम्प्लेक्स फिफ्थ तक जाता है और वहाँ पे ATP का निर्माण करता है। तो उसमें कौन से घटक होते हैं? साइटोक्रोम। और साइटोक्रोम में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कॉपर, नंबर 1। दूसरा आयरन पाया जाता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, कॉपर, साइटोक्रोम है तो आयरन होता है। और दूसरा मैग्नीज जो कि जल अपघटन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने का कार्य करता है। ये 3 घटक हैं जो मुख्य रूप से काम आते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं हम, कॉपर,
मैग्नीज फेरम, पहला ही ऑप्शन आ गया हमारा। दूसरा क्या, कोबाल्ट, कहीं काम नहीं आता, निकल नहीं आता। मैग्नीज आता है तीसरा ऑप्शन में देखिए, लेकिन कोबाल्ट नहीं आता। चौथे ऑप्शन में देखिए कैल्शियम, काम ही नहीं आता, पोटेशियम काम ही नहीं आता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या है, कॉपर मैग्नीज फेरम। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन परिवहन के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम के घटक क्या है, आयरन और कॉपर। और मैग्नीज क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में जल अपघटन के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रश्न में दोनों ही ईटीएच पूछे हैं, इसलिए आंसर क्या होगा, कॉपर मैग्नीज फेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी फसलों की इष्टतम वृद्धि एवं उत्पादकता के लिए गंधक एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। प्रश्न AIPMT के एग्जाम्स में 2006 में पूछा गया है। कौन सी फसल की इष्टतम वृद्धि एवं उत्पादकता के लिए गंधक एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। फसलें रेशेदार फसल, ऐसी फसल जिनके पादपों से रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कपास रेशेदार फसल है। दूसरी फसल है तिलहन फसल, जिनके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, जैसे अरंडी, सरसों, तिल, तिलहन फसलें कहलाती है। तीसरा ऑप्शन से दलहन फसलें, जिनके बीज से फल से दाल प्राप्त होती है, बीज जैसे मूंग, मोठ, चवला, चना इत्यादि। धान्य फसल, जो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे अनाज के रूप में बाजरा, गेहूँ, चावल इत्यादि। तो इसमें से किस फसल के लिए सल्फर की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है तिलहन फसल। तिलहन फसलों में तेल के संश्लेषण के लिए सल्फर की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। सल्फर के बारे में आपने सुना होगा, ब्रेसिकेसी कुल की पादप, जैसे सरसों के बीज से, उसके तेल से, उसके पर्ण से, तने से एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध आती है, और ये सुगंध सल्फर यौगिक की प्रेजेंस में होती है। मूली, उस मूली को खाते हैं तो इसमें से सल्फाइड गैस, सल्फर अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा आमाशय में, आरनाल में अधिक बन जाती है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा वापस स्कोर कर लेते हैं कि तेल निर्माण के लिए सल्फर की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों को मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। AIPMT 2007 में पूछे गए हैं। आज जो प्रश्न ले रहे हैं मुख्य रूप से पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पौधों को मैग्नीशियम की आवश्यकता किसके लिए होती है? पौधे क्या करेंगे मैग्नीशियम का? कुछ न कुछ संश्लेषण करेंगे। किसका संश्लेषण करेंगे? अपने उपापचय क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण घटकों का निर्माण करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या, कोशिका भित्ति का बनना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोशिका भित्ति कार्बनिक पदार्थ से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक जो मध्य पटलिका का होता है वो कैल्शियम और पैक्टिन होता है। कैल्शियम काम आता है, मैग्नीशियम काम नहीं आता। कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ जोड़े रखना है, कोशिकाओं को जोड़े रखने का कार्य कौन करती है? मध्य पटलिका। उसका घटक कैल्शियम पैक्टेट है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए काम आ सकता है। कहाँ काम आएगा? राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ जुड़ेगी, छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई, तब जाकर के प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होगी, और वहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम काम आता है। और चौथा ऑप्शन क्या है? क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए। क्लोरोफिल बिना मैग्नीशियम के संभव नहीं हो पाता। प्रोटीन संश्लेषण तो मैग्नीशियम के अभाव में कैल्शियम से हो सकता है, लेकिन क्लोरोफिल का नहीं होता। तो इस प्रश्न का उपयुक्त आंसर क्या हुआ? क्लोरोफिल के लिए, क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए मैग्नीशियम की बहुत ही आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पुष्पीय पौधों की मूल ग्रंथिकाओं में तंतु की नाइट्रोजन स्थिरीकारी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं? पुष्पीय पादप पूछा हुआ है। हालांकि
ये प्रश्न नाइट्रोजन स्थिरीकरण से है, लेकिन चूँकि हमने पहले इसको रिपीट कर रखा है, इसीलिए आज इस प्रश्न को इसके साथ में लिया गया है। प्रश्न है, मूल ग्रंथिका में तंतुमय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। एक है साइसर एरिटीनम, तो ये साइसर एरिटीनम चने का वैज्ञानिक नाम है। सेकंड नंबर है कैजुरेना इक्विसिटिफोली, कैजुरेना है, क्रोटोलिया जुन्सिया है और साइकस रिवोलेटा है। तो साइकस रिवोलेटा में तो नॉस्टॉक पाई जाती है, आपने पढ़ा होगा कोवलेट रूट्स के माध्यम से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कैजुरेना इक्विसिटिफोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक सजीव जीवधारी की लगभग 98% शक्ति मात्र 6 तत्वों की बनी होती है। प्रत्येक जीवधारी पूछा है, पादप जंतु सब इसमें पूछा है। लगभग कितने होते हैं? 98%, जिसमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, 2 तो ये हो गए, नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए। इसके अलावा 2 और कौन से तत्व हैं जो सबसे अधिक होते हैं? तो विद्यार्थियों, पादप पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उपापचय क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के घटकों का निर्माण करता है। जंतु खाद्य पदार्थ के रूप में उन पोषक तत्वों को पादपों से ग्रहण करता है। ये खाद्य श्रृंखला का नियम है। कोई भी जंतु डायरेक्ट प्रकृति से पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं करता, वो किसको लेगा? वो लेगा पादपों से लेगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया वो जीवधारी से संबंधित पूछा गया, जिसमें पादप जंतु सब आए हैं। इसकी 98% भाग बना हुआ होता है बॉडी का, उसमें 6 तत्व आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा 2 तत्व कौन से, उसको हमको कोड करना है। पहला है कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम की मात्रा कम होती है। दूसरा फास्फोरस और सल्फर, बिल्कुल होता है फास्फोरस। तीसरा है सल्फर और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पादपों में पाया जाता है, सभी जीवों में नहीं पाया जाएगा। मैग्नीशियम और सोडियम, सोडियम तो वैसे भी बहुत कम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ फास्फोरस और सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पादप वर्दी के लिए अनिवार्य पोषक तत्व नहीं है? कल इससे पहले हमने जो प्रश्न किए थे उसमें भी ये प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पादप वर्दी के लिए अनिवार्य पोषक, सूक्ष्म पोषक नहीं है? सूक्ष्म नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। प्रश्न AIPMT 2007 में पूछा जा चुका है। कैल्शियम मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये मैग्नीज माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो ये 3 मैग्नीज, जिंक और कॉपर तो माइक्रो है, लेकिन कैल्शियम क्या है? माइक्रो नहीं है बल्कि मैक्रो है। प्रश्न क्या था? अनिवार्य पोषक तत्व तो ये सभी हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक नहीं है। मैग्नीज सूक्ष्म है, कॉपर सूक्ष्म है और जिंक सूक्ष्म पोषक है। तो नहीं कौन सा हुआ? कैल्शियम। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? कैल्शियम सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों के लिए अनिवार्य खनिज तत्व नहीं है जबकि शेष है? शेष 3 है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। AIPMT के मेंस एग्जाम में 2011 के अंतर्गत पूछा गया था इसको। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक तो अनिवार्य पोषक तत्व नहीं है जबकि शेष 3 है। फास्फोरस बिल्कुल है, मैक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में पाया जाता है। लोहा माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में उपस्थित होता है। मैग्नीज माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में उपस्थित होता है। कैडमियम, तो विद्यार्थियों 17 पोषक तत्व जो हम पढ़ते हैं उसमें कैडमियम कहीं नहीं आता। इसका मतलब इस प्रश्न के अनुसार अनिवार्य खनिज पोषक में कैडमियम नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? कैडमियम। आज इस क्लास का लास्ट प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं हम। जल के प्रकाश अपघटन के लिए किसका होना अनिवार्य है? AIPMT मेंस 2011 में पूछा गया प्रश्न। जल के प्रकाश अपघटन के लिए प्रकाशिक अपघटन कहाँ होता है? ये H2O
अपघटित होकर बनाता है प्रोटॉन प्लस OH O2। तो कितने प्रोटॉन बने? 2, और एक बनेगा O। फिर जल, दूसरे जल का अपघटन होगा तो वापस 2 प्रोटॉन बनेगा और एक O बनेगी। एक नवजात O पहले बनी हुई है, नवजात O अब बनी हुई है, दोनों मिलकर के एक ऑक्सीजन के अणु का निर्माण कर देते हैं जो रंध्रों द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इस अपघटन के लिए किस किस घटकों की आवश्यकता होती है? इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, मैग्नीज की आवश्यकता होती है, क्लोरीन की आवश्यकता होती है। तो ये 3 घटक जरूरी है जिससे जल का प्रकाशीय अपघटन हो सकता है। मैग्नीज चाहिए और क्लोरीन चाहिए और प्रकाश चाहिए। हमारे इस प्रश्न में कौन से ऑप्शन है? बोरॉन नहीं, बोरॉन नहीं होता। मैग्नीज बिल्कुल है, मैग्नीज है। जस्ता जिंक नहीं होता, तांबा नहीं होता। तो इसमें क्लोरीन और मैग्नीज 2 की आवश्यकता होती है, उसमें से एक मैग्नीज है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ कि जल के प्रकाश अपघटन के लिए मैग्नीज का होना आवश्यक है। प्रकाश अपघटन क्यों कहते हैं? क्योंकि जल का अपघटन यहाँ पर केवल और केवल लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, जिसके फलस्वरूप सीधा सा 2 प्रोटॉन और एक नवजात ऑक्सीजन परमाणु बनता है। इसीलिए इसको प्रकाशिक जल अपघटन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक वर्धक के रूप में, इंड्यूसर के रूप में मैग्नीज और क्लोरीन आयन प्रयुक्त होते हैं। इसी के साथ आज की ये ऑनलाइन क्लास जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के संदर्भ में थी, हम समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या ये प्रश्न आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल हैं? इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके? आपने जो पढ़ा था वो इन प्रश्नों के माध्यम से अपने आप को आप मूल्यांकन कर पाते हो? इसकी आप कमेंट के रूप में ज़रूर आंसर भेजें। थैंक यू, नमस्कार।